हेलो स्टूडेंट, आगे हम लोग देखेंगे कोलाडी विलयन के गुण में ही पांचवा गुण और आता है वैद्युतीय गुण। तो जो कोलाडी कण रहेंगे उसमें विद्युतीय प्रकृति उत्पन्न हो जाती है और वे विद्युत धारा के प्रति सुचालकता का गुण प्रदर्शित करेंगे। तो वो गुण कहलाएगा वैद्युत गुण। तो जो वैद्युत गुण में कोलाडी विलयनों पे आवेश किस प्रकार से पाया जाता है और उसमें आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में पहले देखेंगे। तो अब देखते हैं कोलाडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति। तो जो कोलाडी कण रहेंगे वो पहले से आवेश युक्त नहीं रहते हैं, उस पे आवेश या तो धन आवेश आ जाता है या फिर ऋण आवेश पाया जाता है। तो कुछ विधि ऐसी बताई गई हैं जिसके कारण जो कोलाडी कण रहेंगे उस पे या तो धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो पहले विधि है घर्षण द्वारा आवेशित होना। तो जो कोलाडी कण हैं वो ब्राउनी गति करते हैं या फिर टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेंगे, ब्राउनी गति प्रदर्शित करेंगे। तो एक दूसरे से निश्चित रूप से वो टकराएंगे। तो टकराते हैं तो एक दूसरे में टकराएंगे तो एक दूसरे में घर्षण होगा। घर्षण माने रगड़ उत्पन्न होता है दोनों के बीच, जिसके कारण उसमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से। कभी कभी पहले हम लोग देखे हैं जो कोलाडी कणों के निर्माण की विधि में ब्रेडिंग आर्क की विधि। तो जो ब्रेडिंग आर्क विधि में है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं कोलाडी कण, जिसके कारण उस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है। अब तीसरा आता है आणविक वियोजन के द्वारा। तो आणविक वियोजन का मतलब है कि जो अणु जिसको कोलाडी कण अधिशोषित करेंगे उसके बाद उस अणु में वियोजन हो जाएगा, माने कि दो भाग में टूट जाएगा, धन आवेश और ऋण आवेश में। तो जो भाग सतह पे चिपका हुआ रहेगा या अधिशोषित रहेगा उस पे जो आवेश पाया जाएगा जो कोलाडी कण है वह उसी आवेश में आवेशित हो जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे कि जो धात्विक सल्फाइड जो रहता है, धात्विक सल्फाइड माने कि AS2S3 ये धातु आर्सेनिक धातु है प्लस सल्फाइड उसमें जुड़ा हुआ है। आर्सेनिक सल्फाइड पे जब हाइड्रोजन सल्फाइड वियोजित होकर हाइड्रोजन सल्फाइड जो रहता है H2S जो रहता है ये किसमें टूटेगा, H प्लस S2 माइनस में टूटता है। तो ये इन दोनों में टूटा है। अब इस पे इन दोनों में से ये वाला जो रहता है सल्फाइड भाग हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन देंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड वियोजित होकर के हाइड्रोजन धन आयन और सल्फाइड ऋण आयन देते हैं। उसके बाद जो ये H प्लस आयन है वो जल में चला जाता है और विलयन बना लेता है, विलयन बना लेगा। और जो ये सल्फाइड आयन है ये इसकी सतह पे जाकर के अधिशोषित हो जाएगा और अधिशोषित होने के बाद इस पे जो ऋण आवेश है उसके कारण ये ऋण आवेशित हो जाएगा। तो ये कहलाएगा जो अणुओं के वियोजन से आवेशित होना, माने कि आणविक वियोजन द्वारा आवेशित होना। और ये एक प्रकार का कोलाडी कण रहता है और सल्फाइड आयन के अधिशोषण के कारण इसकी सतह पे ये कण अधिशोषित हो जाएंगे, जिससे उसकी सतह पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब देखते हैं कि जो पृष्ठीय अणुओं के वियोजन के कारण, तो पृष्ठ अणु के वियोजन के कारण उसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि सोडियम पामिटेट। सोडियम पामिटेट का मतलब है C15H31COONA। जो साबुन हम लोग देखे थे सोडियम स्टीरेट, उसी में सोडियम पामिटेट भी आता है। तो ये है C15H31COONA। तो ये जो रहता है आयन अवस्था में वियोजित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C15H31COO माइनस
और Na प्लस। यहाँ से ये वियोजित होकर के इस प्रकार से बनाएगा माइनस और प्लस आयन। तो दो आयनों में वियोजित होता है, जिसके कारण जो Na प्लस आयन है विलयन में चला जाएगा और विलयन में जाने के बाद ये विलयन बना लेगा। और यहाँ पे जो ये पार्मिटेट आयन बचा रहेगा, यह पार्मिटेट आयन दुर्बल आकर्षण बल के कारण जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है ये किस पे जाएगा, कोलाडी कणों पे जाकर के चिपक जाएगा और उस पर ऋण आवेश बना देगा और बड़े कण का निर्माण करेगा। अगला है तो इसके कारण भी उस पे आवेश उत्पन्न हो जाएगा कोलाडी कणों पे। अब पांचवा आता है जो आयनों के वर्णनात्मक अधिशोषण के कारण। तो वर्णनात्मक या फिर सेलेक्टिव जिसको बोला जाता है, तो कोई भी जो कोलाडी कण रहेंगे वो सेलेक्ट करके कुछ आयनों को क्या करेंगे, अधिशोषित करेंगे और अधिशोषित करने के कारण उस पे आवेश आ जाता है। तो जो परिक्षिप्त प्रावस्था बनाने वाले जो कण रहेंगे केवल उन्हीं आयनों का अधिशोषण करते हैं जो उनके जालक आयन में कॉमन रूप से पाया जाता है। जैसे कि यदि पोटेशियम आयोडाइड को देखते हैं तो उसके जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाया जाता है। जो पोटेशियम आयोडाइड रहता है AgI, इसका जो जलीय विलयन रहेगा उसमें हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाएंगे, माने कि AgNO3 मिलाएंगे। इसके विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को जब मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद सिल्वर आयोडाइड ऋण आवेशित आयन को अधिशोषित करेगा, जिससे ऋण आवेशित साल प्राप्त होता है। तो इसमें जो AgI में जब सिल्वर नाइट्रेट को मिलाएंगे तो जो AgI है वो यहाँ पे I माइनस जो रहेगा विलयन में उसी को अधिशोषित करेगा और Ag जो NO3 है ये क्या को Ag प्लस को अधिशोषित करेगा। ये इसको अधिशोषित करेगा क्योंकि इसमें Ag आयन है और इसमें AgI है, इसलिए ये I माइनस को अधिशोषित करता है। तो इस प्रकार जो जिसमें जो आयन पाया जाता है उसी को वह अधिशोषित करेगा और उसी प्रकार का साल जो है प्राप्त होता है। यह हो गया। अब देखते हैं छठवां को जो विद्युतीय द्विक स्तर का सिद्धांत या इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक डबल लेयर का थ्योरी। तो इसमें जो रहेगा साल या कण धनात्मक या ऋणात्मक आयनों के अधिशोषण करते हैं और अधिशोषण करने के बाद धनात्मक का अधिशोषण करेगा तो धनात्मक आवेश ग्रहण करता है और ऋणात्मक का अधिशोषण करने पर ऋणात्मक आवेश ग्रहण करेगा। उसके बाद उसकी जो सतह पे उसी प्रकार के जब आयन आएंगे तो उनको प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करते हैं जिससे आयनों की टूटी हुई एक परत का निर्माण बन जाता है और जो कोलाडी कणों के चारों ओर विपरीत आवेश की दो लेयर बन जाएगा और जो संयोजन रहता है लेयर का वही कहलाता है हेल्महोल्ट्ज़ विद्युतीय दोहरी परत कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे AgI का कोई है, AgI है, AgI और यहाँ पे भी है AgI और AgI, ये है कोलाडी विलयन। तो यहाँ पे ये I इधर है तीनों में, तो यहाँ पे अगर I माइनस आएगा और I माइनस आएगा और I माइनस आएगा तो ये एक दूसरे में प्रतिकर्षित होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर K प्लस आ जाएगा, एक और लेयर आ जाएगा K प्लस, तो इन दोनों में आकर्षण, इन दोनों में आकर्षण और इन दोनों में आकर्षण होगा। तो यहाँ पे ये रहता है गतिशील परत
और ये रहता है स्थिर परत। ये सतह है, इसकी सतह पे ये स्थिर रूप से बैठे रहेंगे, लेकिन ये यहाँ पे गतिशील रहेंगे। तो 1 और 2 परत सतह पे बन जाता है, तो उसी को बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज़ विद्युतीय दोहरी परत, जिसके कारण जो कोलाडी विलयन है उस पर आवेश आ जाता है। और जो दूसरा परत है वो चलायमान रहता है, और पहला जो परत है वो रहता है स्थिर रहता है। अब दूसरा गुण देखेंगे। पहला तो देखे थे विद्युतीय गुण में कि उस पर आवेश का निर्माण कैसे होता है। अब देखना है कि जो विद्युतीय गुण है उसमें विद्युत कण संचालन या फिर धन कण संचालन। तो जो कोलाडी विलयन है उनका विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है? विद्युत कण संचालन कहलाता है। जो कोलाडी विलयन रहेंगे उस पे हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर जब गति करने लगेंगे उसके कण, तो वो कहलाएगा विद्युत कण संचालन। तो जो कोलाडी कण हैं अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, और विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पे पहुंचते हैं तो अपने आवेश को विपरीत आवेश, जैसे एक यू प्रकार का ट्यूब लेते हैं, इसमें पूरा कोलाडी विलयन भरा रहता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे, इधर धन आवेश है, इधर ऋण आवेश, और यहाँ पे जो कोलाडी विलयन लिए हैं तो कोलाडी विलयन एक धन आवेश में टूटेगा और एक ऋण आवेश में। तो ये जब टूटेगा तो इसका धन आवेश ऋण आवेश की ओर गति करेगा और ऋण आवेश धन आवेश की ओर गति करेगा। अब गति करेंगे तो ये ऋण आवेश और धन आवेश यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ करके उदासीन हो जाएंगे, और ये धन आवेश और ये ऋण आवेश इस इलेक्ट्रोड पे उदासीन हो जाएगा। तो उदासीन होकर के क्या हो जाते हैं? स्कंदित हो जाते हैं, माने कि अवक्षेप बना लेंगे, स्कंदित हो जाएंगे। तो जिसके कारण जो यहाँ पे इन कणों का जो संचालन है वही कहलाता है विद्युत कण संचालन, और इलेक्ट्रोड के पहुंचकर स्कंदित हो जाते हैं, माने कि इलेक्ट्रोड पर कोलाडी कण जमा हो जाएंगे। तो जो धन आवेशित इलेक्ट्रोड रहेगा उस पर ऋण आवेशित कोलाडी कण जमा होगा, जिसके कारण ये ऋण आवेशित हो जाएगा, और इस पे जो धन आवेशित कोलाडी कण जमा होंगे, एक ठो पहले आएगा तो एक दूसरे को खत्म कर देगा, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। उसके बाद ज्यादा जब आएंगे तो यहाँ पे जमा होकर के धन आवेश हो जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला विद्युत परासरण। तो जो विद्युत परासरण की विधि रहती है उसमें जो परासरण की क्रिया होगी वह जब विद्युत धारा के प्रभाव से होता है तो वह कहलाता है विद्युत परासरण। तो जो परासरण की क्रिया में विलायक के कण अपनी अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं वह कहलाता है परासरण। और परासरण जो है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी रहता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो परिक्षेपण माध्यम के कण हैं, परिक्षेपण माध्यम कोलाइड के लिए बोलेंगे, तो परिक्षेपण माध्यम के कण हैं वो गतिशील हो जाते हैं और कोलाडी कणों को गमन करने से रोक दिया जाता है, विद्युत परासरण कहलाता है। माने इसमें जो कोलाडी कण रहेंगे वो ब्राउनी गति करते रहते हैं कोलाडी विलयन में, लेकिन जो विद्युत धारा जब उसमें लगाया जाता है तो जो ब्राउनी गति है वो रुक जाएगी, माने कि कोलाडी कणों की जो गति है वो रुक जाएगी और जो परिक्षेपण माध्यम है उसके गति करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और जो परिक्षेपण माध्यम है उसके कण गतिशील हो जाएंगे, और यह विद्युत धारा के प्रभाव से होता है। तो यह कहलाता है विद्युत परासरण की क्रिया। तो जो विद्युत परासरण की क्रिया है इसमें इस प्रकार से यहाँ पे कोलाडी साल लिया जाता है, कोलाडी विलयन लिया जाता है एक पात्र में, और
इधर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है और इधर एक इलेक्ट्रोड लगा देंगे और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसमें से जो यहाँ से और कोलाडी विलयन डाला जा सकता है। तो यहाँ पे जो कोलाडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम रहेगा, यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली रहती है। तो इस झिल्ली से होकर के अपने विपरीत आवेश वाले आयनों की ओर गति करेंगे। तो यही जो गति है वो कहलाएगा विद्युत परासरण की क्रिया। तो जो विद्युत परासरण की क्रिया इस प्रकार से होती है। अब छठवां देखेंगे, स्कंदन या फिर जो छठवां गुण है कोलाडी विलयन का वो कहलाता है स्कंदन। तो स्कंदन में जो द्रव विरागी साल रहता है, माने कि द्रव से नहीं जो साल रहता है, उनका स्थायित्व किसके कारण होता है? कोलाडी कणों पे आवेश के कारण। तो अगर किसी प्रकार आवेश को हटा दिया जाता है तो क्या करेंगे, उसमें का कोलाडी कण एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और इकट्ठा होकर के ग्रुप बना लेंगे, पुंज बना लेंगे और स्कंदित हो जाएंगे। तो वही कण जो कहलाता है स्कंदन कहलाता है। माने कि जो कोलाडी कण में जो आवेश पाया जाएगा उसको अगर हटा दिया जाता है, किसी प्रकार से उसको आवेशहीन कर दिया जाता है, तो बहुत सारे कोलाडी कण जो आवेशहीन हो जाएंगे आपस में आकर के एक जगह इकट्ठा होकर के स्कंदित हो जाएंगे और विलयन में नीचे बैठने लगेंगे। तो वह जो क्रिया कहलाएगी वो स्कंदन या कोएगुलेशन कहलाता है। और इसमें जैसे कोलाडी विलयन लिए हैं तो नीचे धरती है, धरती के गुरुत्व का प्रभाव पड़ता है और गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण यह जो कोलाडी विलयन है उसके कण नीचे यहाँ पे बैठने लगते हैं। तो यह जो होता है गुरुत्व के प्रभाव के कारण होता है। तो जो स्कंदन की क्रिया है वो कई विधियों के द्वारा संपन्न होती है। पहला होता है पारस्परिक स्कंदन। पारस्परिक स्कंदन में दो विपरीत आवेश वाले साल को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक दूसरे को आवेशहीन कर देते हैं और मिश्रित मात्रा में अवक्षेप का निर्माण करेंगे। तो ये कहलाएगा पारस्परिक स्कंदन। दूसरा देखते हैं विद्युत कण संचलन से। यहाँ भी विपरीत आवेश वाले आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे और वहाँ पे स्कंदित हो जाते हैं। तो विद्युत कण संचलन से भी स्कंदन होता है। तीसरा है अधिक देर तक अपवहन करने से। जो कोलाडी विलयन में अपवहन की विधि पढ़े हैं उसको अगर अधिक देर तक करते रहेंगे तो विद्युत अपघट्य की जो अल्प मात्रा भी बाहर निकल कर आ जाती। जो यहाँ पे ऐसे थैली लिए थे ना, वहाँ से विद्युत अपघट्य निकलता था अपवहन में। तो ज़्यादा देर तक करते रहेंगे तो पूरा का पूरा विद्युत अपघट्य यहाँ से बाहर आ जाता है और यहाँ पे कोलाडी विलयन न बच करके उसका केवल स्कंदित रूप ही सूखा सूखा यहाँ पे बचेगा। तो उसमें भी स्कंदन हो जाता है। अब क्वथन के द्वारा, क्वथन माने कि उबालना। तो जब कोलाडी विलयन को उबाला जाता है तो उबालने के साथ उसमें जो अधिशोषित परत रहेंगे वो विक्षुब्ध हो जाएंगे या फिर टूट जाएंगे, जिसके कारण उसमें जो उपस्थित आवेश रहता है वह कम हो जाता है और उसमें अवक्षेप बन जाता है या फिर पीपीटी या स्कंदन हो जाता है। अब विद्युत अपघट्य मिला करके, तो कुछ जो कोलाडी विलयन रहते हैं उसमें विद्युत अपघट्य की प्रचुर मात्रा मिलाई जाती है तो कोलाडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इस प्रकार विद्युत अपघट्य मिलाकर भी उसमें स्कंदन की क्रिया की जा सकती है। इसी के लिए जो कोलाडी कण रहेंगे अपने विपरीत आवेश वाले आयनों से जब अन्योन क्रिया करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो उसमें उदासीनीकरण की क्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया होगी और उसमें स्कंदन होता है। इस प्रकार से विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन की प्रक्रिया पॉसिबल है। अब देखेंगे हार्डी-सुलजे का नियम। तो जो
हार्डी-सुलजे का नियम है वो स्कंदन के लिए ही दिया गया था। तो उसमें बताया गया कि स्कंदन के जो अनेक प्रयोग का अध्ययन किया गया, बहुत सारे जो उसके एक्सपेरिमेंट हैं उनके अध्ययन करने के बाद हार्डी-सुलजे ने एक नियम निकाला जो कहलाया हार्डी-सुलजे का नियम। तो उसमें पहले किया गया कि जो कोलाडी कण रहेंगे उस पे आवेश रहेंगे, उस पर अगर हम लोग विपरीत आवेश वाले जो कण हैं उसको मिलाएंगे तो विपरीत आवेश वाले कण अपने विपरीत आवेश वाले कण को स्कंदित करने के लिए जिम्मेदार रहते हैं, उत्तरदायी रहते हैं, क्योंकि जो कण अपने विपरीत आवेश वाले आयनों को स्कंदित करेगा वो कण कहलाएगा प्रभावी आयन। आवेश है तो आयन ही रहेगा, तो प्रभावी आयन कहलाता है। दूसरा, जो विद्युत अपघट्य की स्कंदन की शक्ति रहती है, माने स्कंदित होने की या जमने की या बैठने की, जो नीचे बैठने की शक्ति रहेगी वो प्रभावी आयन के संयोजकता के समानुपाती होता है। माने जो प्रभावी आयन में जितनी ज़्यादा संयोजकता पाया जाएगी उसके स्कंदित करने की शक्ति उतनी ही ज़्यादा रहेगी। और इन दोनों जो नियम हैं इन्हीं नियमों को संयुक्त रूप से बोला जाता है हार्डी-सुलजे का नियम। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ऋण आवेशित अगर कोई कोलाडी विलयन है या साल है तो उसमें स्कंदन होने के लिए धन आवेश आयन चाहिए। तो वहाँ पे जो धन आवेशित आयन है वही प्रभावी आयन कहलाएगा। और अगर कोई कोलाडी विलयन ऋण आवेशित आयन के द्वारा स्कंदित होता है, माने कि कोलाडी विलयन धन आवेशित है तो ऋण आवेशित आयन के द्वारा स्कंदित होगा, तो वहाँ पे ऋण आवेशित आयन क्या कहलाएगा? प्रभावी आयन। और ऋण आवेशित आयन है कोलाडी विलयन में तो धन आवेश के द्वारा स्कंदित होगा, तो वहाँ पे जो धन आवेशित आयन है वो क्या कहलाएगा? प्रभावी आयन कहलाएगा। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के जो आयन है प्रभावी आयन हो सकते हैं। और जो स्कंदन की क्षमता है वह उनकी संयोजकता के समानुपाती होती है। तो जो धन आवेशित प्रभावी आयन रहेंगे उनके लिए स्कंदन का जो क्षमता होता है स्टेनर 4+ Al 3+ बेरियम 2+ और सोडियम 1+। अभी देखे हैं कि जो स्कंदन की शक्ति रहती है संयोजकता के समानुपाती होगी, तो जिसकी संयोजकता का मान ज्यादा होगा उसके लिए स्कंदन शक्ति ज्यादा होगी। तो स्टेनस में सबसे ज्यादा 4+ आयन है तो यहाँ पे इसकी स्कंदन शक्ति ज्यादा होगी। और Na+ में एक ही प्लस आयन है तो इसकी स्कंदन की शक्ति सबसे कम होगी। उसी प्रकार से ये इन सब में धन आवेशित आयन है तो ये सब ऋण आवेशित जो साल रहेंगे या ऋण आवेशित कोलाडी विलयन रहेंगे उनको ये स्कंदित करेंगे। उसी प्रकार जिसमें ऋण आवेश रहेगा वो जाकर के धन आवेश को स्कंदित करता है। ये हो गया हार्डी-सुलजे का नियम। अब हम लोग को कोलाडी विलयन का अगला गुण देखना है जिसमें है रक्षण या फिर प्रोटेक्शन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो द्रव विरोधी साल में अगर हम लोग द्रव से नहीं कोलाइड को पहले मिला देते हैं, क्या करेंगे? द्रव विरोधी साल लेंगे, उसमें द्रव से नहीं कोलाइड को पहले मिला देंगे। मिल गया दोनों, उसके बाद उसमें विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा जब मिलाते हैं तो उनका स्कंदन नहीं होता है। अभी क्या देखे हैं कि जो भी कोलाडी साल रहेगा उसमें विपरीत आवेश को मिलाएंगे या विद्युत अपघट्य को मिलाएंगे तो उसमें इस प्रकार से विपरीत आवेश वाले आयन की ओर गति जाकर के स्कंदन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब विद्युत अपघट्य के विलयन को मिलाएंगे तो स्कंदन नहीं होता है, क्योंकि द्रव विरोधी है, उसमें पहले द्रव से नहीं को मिला दिए हैं, उसके बाद अगर उसमें विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो वहाँ पे स्कंदन की क्रिया नहीं होती है। तो
वह जो प्रक्रिया है वो कहलाता है रक्षण। तो रक्षण क्यों हुआ? जो हम लोग द्रव विरोधी में द्रव स्नेही मिलाए थे, वही द्रव स्नेही वहाँ पे रक्षक का कार्य किया और स्कंदन को रोक रहा है, जिसके कारण वहाँ पे स्कंदन न होकर के रक्षण की क्रिया हो रही है। तो जो द्रव स्नेही साल है वो द्रव विरोधी की रक्षा कर रहा है स्कंदन होने से। तो जो द्रव स्नेही साल है और रक्षण का काम करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है रक्षी कोलाइड। तो हो जाएगा रक्षी कोलाइड। तो यहाँ पे उसका कारण क्या होता है रक्षी कोलाइड का? उदाहरण के लिए जो AS2S3 है, AS2S3 है, ये एक प्रकार का द्रव विरोधी कोलाइड रहता है। इसमें अगर हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड या फिर जिलेटिन, इसमें अगर हम लोग जिलेटिन मिला देते हैं जो कि एक द्रव स्नेही कोलाइड है, तो उसको मिला दिया जाता है। उसके बाद इसमें विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। तो जो विद्युत अपघट्य की बहुत ज़्यादा मात्रा भी मिला दी जाती है, तो यहाँ पे जिलेटिन जो है रक्षक का कार्य करेगा और उसका स्कंदन नहीं होगा, इसका स्कंदन नहीं होगा। तो यह क्रिया कहलाएगी रक्षण। तो रक्षण में इस प्रकार की क्रिया होती है। अब देखेंगे स्वर्ण संख्या। तो जो स्वर्ण संख्या है उसमें स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा है जो 100 ml मानक स्वर्ण साल में 10% NaCl विलयन के 1 ml मिलाए जाने पर स्कंदन को रोकने के लिए आवश्यक होती है। माने कि जो रक्षी कोलाइड मिलाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, उसकी मिलीग्राम में न्यूनतम मात्रा ही स्वर्ण संख्या कहलाएगी। और यह जो मात्रा रहती है वह 10 ml अगर हम लोग सोने का साल लेंगे, स्वर्ण साल लेंगे और उसमें NaCl का 10% विलयन 1 ml जब मिलाते हैं तो उसके स्कंदन को रोकता है। यहाँ पे समझेंगे, अगर हम लोग स्वर्ण का साल लेते हैं, स्वर्ण या फिर AU का साल लेंगे, कितना लेंगे? इसमें 10 ml लेंगे, इसको 10 ml लेंगे और इसमें अगर हम लोग 10% NaCl का सॉल्यूशन मिलाएंगे तो 10% NaCl का 1 ml मिलाएंगे। NaCl एक विद्युत अपघट्य है और यह क्या है? द्रव विरोधी साल है। द्रव विरोधी में विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं तो इसका स्कंदन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग कोई सा भी द्रव स्नेही कोलाइड ले लेंगे, द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा ये द्रव विरोधी है और ये विद्युत अपघट्य है, इसका 1 ml अगर इसके 10 ml में डालेंगे तो इन दोनों का स्कंदन हो जाना चाहिए, इसके कारण इसका स्कंदन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में कुछ मात्रा इसमें पहले डाल देंगे, उसके बाद इसको डालेंगे तो इसका स्कंदन नहीं होता है। तो इसकी जो मिलीग्राम में मात्रा है वही कहलाएगी स्वर्ण संख्या। तो ये हो गया स्वर्ण संख्या। तो स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा होती है, जो स्वर्ण साल के 10 ml में अगर 10% NaCl के 1 ml को मिलाते हैं तो यहाँ पे स्कंदन की क्रिया को रोकती है या रक्षण करने का काम करती है। उसके बाद स्वर्ण संख्या की गणना। तो जो स्वर्ण संख्या की ज्ञात करने के लिए हम लोग रक्षी कोलाइड के द्रव्यमान की गणना करते हैं, माने इसके द्रव्यमान की गणना करेंगे और द्रव्यमान की जो गणना है उसको किलोग्राम में करते हैं। उसके बाद जो 10 ml
अगर स्वर्ण संख्या की गणना करना है तो इसके द्रव्यमान की गणना करेंगे, द्रव से नहीं कोलाइड की, और उसको किलोग्राम में करते हैं तो स्वर्ण संख्या का मान निकल जाता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया है जिसको आप लोग देख लेना। अब अगली क्लास में देखेंगे पायस के बारे में। अभी के लिए बस यही तक।